वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की अपनी इस वीडियो में हम CBSE 2024 क्लास 12th का सेट 3 क्वेश्चन पेपर कोड 6533 को डिस्कस करेंगे। 1-1 एंड 1-2 सेट 1 सेट 2 को हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ इस सेट 3 के अंदर हम केवल उन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे जो सेट 1 से डिफरेंट हैं। सेम वाले क्वेश्चंस को आप सेट 1 के अंदर यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमसे वो क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर हम इसे एक्सपेंड कर देंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1। तो रो 1 के अलोंग एक्सपेंड कर देंगे। ये एलिमेंट है 1-1, तो -1 की पावर 1 + 1 इस एलिमेंट को लिखेंगे। इस रो इस कॉलम को छोड़ दिया तो यहाँ पे आया 3 4 3, ये 2 × 2 का डिटर्मिनेंट बच गया। अब यहाँ पे -1 की पावर, ये कौन सा एलिमेंट है 1 2, तो यहाँ पे आएगा 1 + 2, ये एलिमेंट यहाँ पे आ गया। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो यहाँ पे बच गया 12 5 16 3 प्लस -1 की पावर 1 + 3 7 आ गया। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 12 3 16 4। नाउ अब इन 2 × 2 के डिटर्मिनेंट्स को एक्सपेंड कर देंगे। -1 की पावर इवन नंबर होता है 1, -1 की पावर ऑड नंबर होता है -1। तो ये तो प्लस का 8 हो गया, 9 - 20, और ये माइनस का 2, यहाँ पे 36, माइनस का 80, और यहाँ पे आ गया प्लस का 7 × 48, और 16 3 भी 48। यहाँ पे आ गया माइनस का 11 × 8 इज माइनस का 88। यहाँ पे आ गया आपका दैट इज 44, माइनस का 44, तो ये प्लस का 88 हो गया, प्लस का 0, ये कैंसिल हो गया, दैट मीन्स 0। तो इस डिटर्मिनेंट एक्सपेंशन की जो वैल्यू है वो 0 आ रही है। इसके बाद क्वेश्चन 2 को देखिए। इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x देन d/y/dx² इज। हमें क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x दे रखा है और हमें निकालना है d/y/dx² को। अब आप समझें कि यदि मैं इसको डायरेक्टली एक्सपेंड करता हूं, डायरेक्टली डिफरेंशिएशन करता हूं, तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 - x²। डबल टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो फिर से वही वैल्यू आ जाएगी। बट अगर आप देखें तो ऑप्शंस में रूट वाली या x वाली कोई वैल्यू नहीं दे रखी है, तो हम इसको क्या करेंगे, इस साइन इनवर्स को इधर ले आइए। तो ये बन गया साइन y इज इक्वल टू x। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पे साइन y का तो हो गया आपका cos y, और y का हो गया dy/dx इज इक्वल टू 1। यहां पे आ गया, इसको इधर ले आएंगे तो dy/dx इज इक्वल टू, यहां पे आ गया 1/cos y। नाउ cos y को ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा sec y। फिर से डिफरेंशिएटिंग कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग अगेन ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पे हो गया d/y/dx²। अब sec का क्या होता है, sec का होता है sec x × tan x, जो भी एंगल है उसका, और y का होता है dy/dx। dy/dx की वैल्यू हम यहां से यूज कर लेंगे, sec y × tan y, और dy/dx है हमारा दैट इज sec y। तो ये हो गया d/y/dx² इज sec² y × tan y। ये हमारे पास इसके डबल डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई है। तो केवल इस साइन को इधर ले आना है एंड इसका आप जैसे ही डेरिवेटिव करेंगे तो वैल्यू हमें यहाँ पर मिल जाएगी। इसके बाद
क्वेश्चन 8 को जरा देखिए। लेट जेड डिनोट्स द सेट ऑफ इंटीजर्स देन एफ जेड टू जेड इज डिफाइंड एज। हमें क्या दे रखा है, एफ जेड टू जेड इंटीजर्स टू इंटीजर, यानी डोमेन भी इंटीजर है और कोडोमेन भी इंटीजर है, और जो एफ एक्स है वो इस तरीके से दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 1। हमें चेक करना है कि ये 1 1 है, ऑन टू है या फिर नहीं है। आप समझें, मैं यहाँ पर दो x1 x2 लूँगा। x1 की इमेज होगी fx1, x2 की इमेज होगी fx2। मैं यहाँ पे मान लूँगा कि जो fx1 है वो fx2 के इक्वल है, विच इम्प्लाइज हम यहाँ पे रिजल्ट निकाल देंगे कि जो x1 है वो x2 के इक्वल है, तो ये 1 1 हो जाएगा आपका। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं लेट x1, x2 बिलोंग्स टू z सच दैट, हमने इस तरीके से माना है कि जो fx1 है वो fx2 के इक्वल है। तो fx1 आ जाएगा x1 का क्यूब माइनस 1, ये हो जाएगा x2 का क्यूब माइनस 1। x1 का क्यूब इज इक्वल टू x2 का क्यूब है, तो यहाँ से x1 इज इक्वल टू x2 होता है। जब भी ऐसा केस आ जाए x1 की पावर 1 या x2 की पावर 1, वो तो इक्वल हो ही जाएगा। 3 पावर हो, 5 पावर हो, 7 पावर हो, यानी जब भी दो जैसे x1 x2 हैं इनकी ऑड पावर्स इक्वल हैं तो वो नंबर्स भी आपके इक्वल होते हैं, ये आप माइंड में रखेंगे। तो x1 x2 के इक्वल है, सो f इज 1 1, मतलब 1 1 तो ये आ रहा है। अब ऑन टू के लिए चेक करते हैं, तो ऑन टू के लिए हम fx को y ले लेते हैं। fx को हमने y ले लिया, तो यहाँ से x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू y, इसको इस तरफ ले गए, x क्यूब इज इक्वल टू 1 प्लस वाई, इस पावर 3 को इधर ले गए तो 1 प्लस वाई की पावर 1/3। आप समझें, अब y जो है वो यहाँ पर है, उसके लिए हमें x z में मिलना चाहिए। अब आप देखें तो z जो y है वो 1 होता है, when y इज इक्वल टू 1, 4y इज इक्वल टू 1। जब आप यहाँ पे रखेंगे तो 1 प्लस 1 की पावर 1/3, यानी 2 की पावर 1/3। अब जो 2 की पावर 1/3 है वो एक इंटीजर नहीं होता। 2 की पावर 1/3 डज नॉट बिलोंग्स टू द जेड डोमेन, यानी कि यहाँ पर जो 1 है उसके लिए प्री इमेज नहीं मिल रही है। सभी के लिए मिलती है तब ऑन टू बनता है। हमने 1 निकाल लिया जिसके लिए कोई प्री इमेज डोमेन में नहीं मिल रही है। हम कह रहे हैं कि जो कोडोमेन में 1 है हमारा, उसके लिए प्री इमेज होगी 2 की पावर 1/3, 2 की पावर 1/3। जो आपका डोमेन में नहीं है, सो f इज नॉट ऑन टू, तो जो हमारा f है वो ऑन टू नहीं होगा। f इज नॉट ऑन टू हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा। वो 1 1 तो है बट ऑन टू हमारा यहाँ पर नहीं आ रहा है। इसके बाद क्वेश्चन 11 देखिए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस r व्हेन r इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी एरिया का रेट ऑफ चेंज हमें निकालना है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। हम यहाँ पे मान लेते हैं लेट r इज द रेडियस ऑफ स्फीयर एंड a इज द एरिया, and A denotes the area of sphere। तो एरिया ऑफ स्फीयर हमारे पास क्या होता है 4 पाई r स्क्वेयर। इसका रेट ऑफ चेंज हमें निकालना है तो हम कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू r, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू r। तो dA/dr इक्वल आ जाएगा 8 पाई r के, 2r का हो गया r। तो यहाँ पे हमें r की वैल्यू दे भी रखी है, दैट इज 4 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एट r इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो जो dA/dr है वो हमारे पास आएगा 8 पाई इंटू 4, दैट इज 32 पाई सेंटीमीटर स्क्वेयर पर
सेकेंड। यहाँ पे आप इसमें ऑप्शन पर सेंटीमीटर ही आएगा क्योंकि नीचे भी आर है आपका, तो यहाँ यूनिट का भी आपको ध्यान रखना है। जब हम dA/dt निकालते हैं तो टाइम की यूनिट सेकंड होती है, तो यहाँ dA/dr है, तो एरिया की यूनिट तो होगी सेंटीमीटर स्क्वायर, रेडियस की लेंथ होगी सेंटीमीटर जो यूनिट है, तो यहाँ पे यूनिट आ जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, सेंटीमीटर। तो 32 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर हमारे पास इसका आंसर आ रहा है। नाउ क्वेश्चन 19 देखिए, असर्शन रीजन का क्वेश्चन। फॉर एनी नॉन जीरो वेक्टर्स ए वेक्टर, तो यहाँ पे ए वेक्टर इंटू माइनस ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर जो है वो -1 है। तो यहाँ पे आप समझें कि ए वेक्टर इज यूनिट वेक्टर। यहाँ पे आप लिखेंगे कि ए वेक्टर इज यूनिट वेक्टर। तो इसका जो मॉड्यूलस है वो आपका क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर इज 1। एंड यहां पे आप समझें कि ए वेक्टर इंटू माइनस ए वेक्टर, इस माइनस को आप बाहर लिख सकते हैं। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर जो है वो हो जाएगा ए वेक्टर के मॉड्यूलस का स्क्वायर, यानी ये -1 यहां पे आ गया, यानी ए जो है वो ट्रू है आपका। एंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड माइनस ए वेक्टर हमारे पास क्या होगा, यहां पे निकालते हैं। जरा समझिए, सिंपल सा है वैसे तो। मान लीजिए जैसे यहां पे ए वेक्टर इस तरफ जा रहा है तो माइनस ए वेक्टर इसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है, क्योंकि ये माइनस जो है वो केवल डायरेक्शन को बताता है। तो यहां पे आप सिंपल देख पा रहे हैं कि इनके बीच का जो एंगल है वो आपका 180 डिग्री है। एंड यहां पे आप डायरेक्टली बाई फॉर्मूला निकालेंगे तो cos थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट माइनस ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मॉड्यूलस माइनस ए वेक्टर का मॉड्यूलस। यहां पे आप समझें तो ये हो जाएगा -1 हमने अभी निकाला, और यहां पे ये हो जाएगा आपका दैट इज 1 × 1 यानी -1। तो cos थीटा हमारे पास आ गया -1, और -1 किस पर होता है, cos पाई पर। सो दैट इज थीटा इज इक्वल टू पाई, यानी 180 हमारे पास होगा। और ये कह रहा है कि π/2 होगा, तो आप कहेंगे कि a तो जो है वो यहाँ पे ट्रू है एंड जो r है वो फॉल्स है, एंड r इज फॉल्स, बिकॉज जो दो वेक्टर्स जो एक दूसरे का नेगेटिव हैं उनके बीच में बनने वाला एंगल 180 डिग्री का होता है, क्योंकि वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो उनके बीच में एंगल 180 डिग्री का बनता है। इसके बाद सेक्शन बी का क्वेश्चन 21 देखिए। A vector, B vector and C vector are 3 mutually perpendicular unit vectors। अब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट है, उनका डॉट प्रोडक्ट होता है 0 के इक्वल। ये तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, मतलब A का B के साथ, B का C के साथ, A का C के साथ जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 होगा। एंड यूनिट भी यूनिट वेक्टर्स हैं तो इनका मॉड्यूलस भी 1 होगा। देन थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड 2a vector plus 3b vector plus 6c vector, then the value of cos theta। अब समझें, देखिए क्वेश्चन 21। a vector, b vector and c vector are mutually perpendicular unit vectors। तो ए वेक्टर का मॉड्यूलस, बी वेक्टर का मॉड्यूलस, सी वेक्टर का जो मॉड्यूलस है वो 1 होगा, बिकॉज दे आर यूनिट वेक्टर्स एंड ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो ए और बी के बीच का एंगल भी 90 डिग्री, बी और सी के बीच का एंगल भी 90 डिग्री, एंड ए सी या सी डॉट ए भी आपका यहाँ पे 0 होगा, बिकॉज दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। यहां पे आप समझे कि हमें एंगल निकालना है। cos थीटा जो है वो किस तरीके से निकालते हैं, ए वेक्टर डॉट ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर प्लस 3b वेक्टर
प्लस 6c वेक्टर अपॉन इन दोनों का मॉड्यूलस नीचे आएगा, ट्वाइस ऑफ a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर प्लस 6c वेक्टर का मॉड्यूलस। आप बता देंगे बिकॉज एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर जो होता है उसका फॉर्मूला होता है cos थीटा, उन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट और दोनों के मॉड्यूलस का नीचे मल्टीप्लाई करने पर हमें उनके बीच का एंगल मिलता है। अब हमें इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है तो ऊपर इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे और नीचे इनका मॉड्यूलस आ जाएगा। अब यहाँ पे इसका मॉड्यूलस तो हमें पता है, इसका हमें निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर प्लस 6c वेक्टर के मॉड्यूलस का जो स्क्वायर है वो इक्वल होगा ट्वाइस ऑफ a वेक्टर, उसका खुद के साथ प्रोडक्ट, इसका खुद के साथ प्रोडक्ट, अब यहां देखिए 2 इंटू 2 4 और a डॉट a हमारे पास हो जाएगा a वेक्टर के मॉड्यूलस का स्क्वायर। यहां पे आ जाएगा 6 a डॉट b प्लस 12 a डॉट c। सिमिलर 3 को करेंगे, 3 टू जा 6 b डॉट a प्लस 9 मॉड्यूलस ऑफ b वेक्टर का स्क्वायर प्लस 18 b डॉट c, और यहाँ पे 12 c डॉट a एंड 18 c डॉट b 36 c वेक्टर के मॉड्यूलस का स्क्वायर। आप समझें कि यहाँ पे 4 इंटू मॉड्यूलस ऑफ a वेक्टर तो हो जाएगा 1, बाकी जो a डॉट b, b डॉट c, a डॉट b हैं वो सभी जीरो होंगे बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर, यानी ये भी जीरो, सब जीरो हो गए। यहाँ पे बचा 9 इंटू 1 का स्क्वायर और एक केवल ये बचेगा दैट इज 36 इंटू 1 का स्क्वायर। तो ये हो गया 40, तो ये हो गया 49। स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो मॉड्यूलस ऑफ ट्वाइस a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर प्लस 6c वेक्टर इज इक्वल टू 7 आ जाएगा, माइनस वैल्यू नहीं लेंगे बिकॉज दिस इज मॉड्यूलस। तो यहाँ पे आ गया 7। अब इसके साथ प्रोडक्ट और करते हैं तो cos थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू a डॉट a हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ a वेक्टर का स्क्वायर, 3 a डॉट b 6 a डॉट c, ये दोनों भी जीरो हो जाएंगे और यहाँ पे इसका मॉड्यूलस 1 है और इसका आया है 7, ये भी जीरो, ये भी जीरो और ये हो गया 1, यानी यहाँ पे आ गया 2/7। तो जो cos थीटा की वैल्यू है वो 2/7 हमारे पास आ गई। एक ही टास्क हमारे पास यहाँ था दैट इज 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर प्लस 6c वेक्टर का मॉड्यूलस निकालना, और उसको निकालने के लिए उसने कंडीशन हमें दे रखी थी कि दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो उस कंडीशन को हमने यूज़ किया है और इसकी वैल्यू यहाँ पर निकाल दी है। इसके बाद क्वेश्चन 22 देखिए, इवेल्युएट कॉट स्क्वायर कोसिकेंट इनवर्स 3 प्लस साइन स्क्वायर कॉस इनवर्स 1/3, इसकी वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी है। आप समझें कि इसकी वैल्यू निकालने के लिए यदि मैं कॉट स्क्वायर को कोसिकेंट में कन्वर्ट कर पाऊँ तो यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी, और साइन स्क्वायर को कॉस में कन्वर्ट कर पाऊँ तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो कॉट स्क्वायर थीटा होता है वो हमारा होता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1, 10th क्लास की प्रॉपर्टी। आफ्टर दैट साइन स्क्वायर थीटा को हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जो ये अंदर वैल्यू लिखी हुई है इसे आप थीटा से ज़्यादा कुछ मत समझना, क्योंकि दिस इज द एंगल, और जो एंगल है ना वो थीटा ही है, केवल ये थीटा ना करके इसको एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे दिया गया है। इसको डील ऐसे ही करना है जैसे थीटा के साथ आप करते हो। तो यहाँ पे इसको आप लिख सकते हो कोसिकेंट स्क्वायर, और ये एंगल आ जाएगा कोसिकेंट इनवर्स 3 और -1 प्लस ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर कॉस इनवर्स 1/3। हम जानते हैं
कि जो कॉस स्क्वायर थीटा लिख लो या उसे कॉस थीटा का स्क्वायर लिख लो, वो एक ही बात होती है। तो इस स्क्वायर को हम ऊपर ले जाएं तो यहाँ पे आ जाएगा कोसिकेंट, कोसिकेंट इनवर्स 3 इस टोटल का स्क्वायर, -1 से +1 कैंसिल हो गया, माइनस कॉस, कॉस इनवर्स 1/3 का स्क्वायर, कोसिकेंट से कोसिकेंट इनवर्स कैंसिल हो गया, 3 का स्क्वायर -1/3 का स्क्वायर, दैट इज 9 - 1/9, एलसीएम आ गया 9, 9 9 जा 81 - 1 इज 80/9 हमारे पास इसकी वैल्यू आ रही है। तो इस कंप्लीट टर्म को सॉल्व करने के बाद वैल्यू हमारे पास 80/9 यहाँ पे आएगी। नाउ क्वेश्चन 26 देखिए, यहाँ पे LPP से हमें क्वेश्चन दे रखा है, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। हमें इस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को ग्राफिकली सॉल्व करना है, जहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो z = x + y है और हमें इसे मैक्सिमाइज यहाँ पर करना है और सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स ये दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम इन सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स का ग्राफ बनाएंगे। सो दैट इज ग्राफ ऑफ 2x + 5y = 100। तो यहाँ पे आ गया हमारा x, यहाँ पे y, x को 0 रख दिया तो यहाँ पे देखिए y क्या आ जाएगा, 5 को इधर डिवाइड में ले जाएंगे 20, y को 0 रख दिया तो x आ गया 50। इसके बाद हम ग्राफ ऑफ 8x + 5y = 200 का ग्राफ बनाएंगे। x y, x को 0 रख दिया तो y आ गया आपका 40, y को 0 रख दिया तो 8 आ गया, 8 2 16, 4 5 40। तो यहाँ पे इसका ग्राफ आप बना सकते हैं। देखिए जो वैल्यूज़ हैं वो आपकी यहाँ पर 50 60 तक जा रही हैं, तो 10 10 का इंटरवल ले लेंगे, 10 20 30 40 50 60। यहाँ पर भी 10 20 30 40 50 60। x0 y20 यहाँ पर होगा, x50, 0 यहाँ पर। तो यहाँ पे इन दोनों से एक लाइन पास हो रही है और ये कौन सी लाइन है हमारी, दिस लाइन इज 2x + 5y = 100 है। इसके बाद x0 y40 यहाँ पर, x25, 0 यहाँ पर, इन दोनों से पास होगी। दिस लाइन इज 8x + 5y = 200। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि फिजिबल रीजन किस तरफ आएगा। तो फिजिबल रीजन के लिए देखिए ओरिजिन यहाँ पर है आपका, दिस इज ओरिजिन, 2x + 5y, और केवल इनइक्वलिटी वाला सिंबल ले लो, = वाला सिंबल यहाँ लीव कर देंगे आप, ओरिजिन को यहाँ रख दो x y के प्लेस पर। तो 0 इज लेस देन 100। क्या ये बात सही है कि जो 0 है वो 100 से छोटा होता है? सही बात है, यानी इस लाइन का जो फिजिबल रीजन है वो ओरिजिन की तरफ होगा, ओरिजिन वाले हाफ प्लेन में होगा, इस वाले हाफ प्लेन में। इसके बाद यहाँ पे 8 + 5 की जगह 0 रखेंगे, इसका भी ओरिजिन की तरफ आ रहा है। और यहाँ पे x > 0 y > 0 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और इन दोनों के बीच में, x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में ये फिजिबल रीजन यहाँ पे बन रहा है 0, 0। ये पॉइंट हमारे पास है, दैट इज 0, 20, जिसे हम a बोल रहे हैं, b बोल दिया हमने 0, 0 को, और c बोल दिया हमने 25, 0 को। अब ये जो पॉइंट है ये इन दोनों पॉइंट लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो इसको हम निकाल लेंगे। 2x + 5y = 100 और यहाँ पे 8x + 5y = 200। माइनस माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस का 6x, माइनस का 100,
यहाँ पे x इज इक्वल टू 100/6 यानी 50/3। तो x तो आ गया 50/3, इसको नाम दे रहे हैं t। अब x की वैल्यू आप यहाँ रख देंगे 50/3, तो 8 × 50/3 प्लस 5y इज इक्वल टू 200। इसको इधर ले आएंगे, 5y इज इक्वल टू 200 माइनस 400/3, दैट इज 600 माइनस 400/3 इज इक्वल टू 5y। 5y इज इक्वल टू 200/3, यहाँ पे आ गया 40/3। तो जो y की वैल्यू है वो 40/3 हमारे पास आ गई है। अब इसके बाद हमें फिजिबल रीजन मिल गया, उसके सभी कॉर्नर पॉइंट्स मिल गए, और अब हम इन फिजिबल रीजन के जो कॉर्नर पॉइंट्स पर z की वैल्यू निकाल देंगे। z एट a दैट इज 0,20 पर, और क्या कहता है x प्लस y है यानी 0 + 20 इज 20। उसके बाद z एट b है हमारे पास 0,0 दैट इज 0 + 0 इज 0। इसके बाद z एट c दैट इज 25,0 इज 25 + 0 इज 25। z एट d यानी 50/3 40/3, तो यहाँ पे आ गया 50/3 प्लस 40/3, एलसीएम सेम, तो ये हो गया 90/3 यानी 30। और आप ये देखें तो यहीं पर सबसे ज़्यादा वैल्यू यानी मैक्सिमम वैल्यू है। तो हम कहेंगे कि z इज मैक्सिमम एट 50/3, 40/3 एंड इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज और जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है 30 है। तो केवल आपको पहले उसके ग्राफ बना लेने हैं, आफ्टर दैट उसका फिजिबल रीजन बनाना है, उसके सभी कॉर्नर पॉइंट्स निकालने हैं, और सभी कॉर्नर पॉइंट्स को आप z के अंदर पुट करके सभी फिजिबल रीजन के जो वैल्यूज़ हैं वो निकाल सकते हैं। तो जिस पॉइंट पर वो मैक्सिमम होगी उसे हम वहाँ पे उसकी मैक्सिमम वैल्यू को लिख देंगे। इसके बाद क्वेश्चन 30 देखिए, इंटीग्रेशन से दे रखा है हमें, यहाँ पे है √x अपॉन यहाँ पे x + 1 × x - 1 dx। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ हम एक छोटा सा सब्स्टिट्यूशन करेंगे, बट उससे पहले टर्म्स को सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। x जो यहाँ नीचे दे रखा है इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे √x का स्क्वायर लिख सकता हूँ प्लस 1, और इसको भी √x का स्क्वायर लिख सकते हैं -1 dx। अब हम पुट कर देंगे किसको, √x को t पुट कर देंगे, इसका डेरिवेटिव 1/2 √x dx इज इक्वल टू dt। इसको इधर ले आएंगे तो dx को हम लिख सकते हैं 2√x dx dt। यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पे है √x × 2√x dt अपॉन यहाँ पे बन गया t + 1 t² + 1 अपॉन t² - 1, और ये ऊपर भी बन गया आपका 2√x का स्क्वायर अपॉन t² + 1 अपॉन t² - 1, यानी यहाँ पे आ गया 2t², t पुट कर देंगे t² + 1 अपॉन t² - 1 dt। इसको ना हम क्या करते हैं, t² को फॉर सम टाइम इसको हम सम z मान लेंगे, दूसरा वेरिएबल। यहाँ पे है 2t² अपॉन t² + 1, और यहाँ पे आ गया t² - 1। हम क्या करेंगे कि फॉर सम टाइम लेट दिस t² इज इक्वल टू सम z, बिकॉज हम इसको ना पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक करने वाले हैं। अब नीचे क्वाड्रेटिक टर्म है तो x की वैल्यू निकालने में काफ़ी डिफ़िकल्ट रहता है, दैट्स वाई हम इसको z में ब्रेक कर लेते हैं। 2z अपॉन ये हो गया z + 1, बिकॉज लीनियर टर्म्स को सॉल्व करना काफ़ी ईजी है। तो यहाँ पे अब इस 2z अपॉन z + 1 × z - 1 को हम ब्रेक करेंगे और फिर उसको इसके बराबर रख के सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं a अपॉन z + 1
बी अपॉन जेड माइनस वन। दोनों तरफ इसी टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड बाई z प्लस वन इंटू जेड माइनस वन। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, 2z इज इक्वल टू a, इससे ये कैंसिल हो गया, प्लस b इंटू जेड प्लस वन। अब हमें a और b की वैल्यू यहां पर निकालनी है, तो हम एक बार तो यहां पुट कर देंगे z इज इक्वल टू वन, तो ये पूरी टर्म 0 हो गई। यहां पे आया 2, यहां पे हो गया 2b, यानी जो b है उसकी वैल्यू आ गई 1। सेम हम यहाँ पे पुट कर देंगे z इज इक्वल टू माइनस वन, तो यहाँ पे आ गया माइनस का 2, ये हो गया माइनस का 2a और वो 0 बन गया। सो a इज इक्वल टू 1, यानी a और b जो दोनों हैं वो हमें 1 मिल गए। वो अब हम यहाँ पुट करते हैं, बट उसके लिए हम इसको यहाँ से इरेज करने वाले हैं। a और b की वैल्यू को यहाँ सब्सटीट्यूट करिए, यानी 2z अपॉन z प्लस वन इंटू जेड माइनस वन को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन z प्लस वन प्लस 1 अपॉन z माइनस वन। और ये टर्म किसके इक्वल है, इसके, यानी कि 2t स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर प्लस वन इंटू टी स्क्वायर माइनस वन को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन z प्लस वन प्लस 1 अपॉन z माइनस वन। और z की जगह वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो टी स्क्वायर प्लस वन प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस वन। अब ये वैल्यू रख दो इंटीग्रेशन में, तो i किसके इक्वल हो जाएगा, i हो जाएगा 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस वन dt। दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। 1 अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स t, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होता है log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। आप फॉर्मूला बता सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है 1 अपॉन 2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। तो अब t की वैल्यू वापस रख देंगे, दैट इज रूट एक्स, तो यहाँ पे हो गया tan इनवर्स रूट एक्स प्लस 1 अपॉन 2 log रूट एक्स माइनस वन अपॉन रूट एक्स प्लस वन प्लस सी, दैट इज़ हमारे पास जो i है उसकी वैल्यू यहाँ पे आ रही है। तो i को हमने ना पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ करके सॉल्व किया है। पहले रूट एक्स का सब्सटीट्यूशन किया, आफ्टर दैट फिर एक दूसरा वेरिएबल रखा ताकि पार्शियल फ्रैक्शन ईजी हो जाए। स्क्वायर वाले टर्म से भी कर सकते थे, फिर यहाँ पे हमें ax प्लस बी, यहाँ पे bx प्लस सी एक्स प्लस डी मानना पड़ता, फिर c और d की मतलब 4 वैल्यूज़ निकालनी पड़ती। अभी हमने 2 के साथ कर लिया, इसलिए एक दूसरा वेरिएबल सब्सटीट्यूट करके ईजीएस्ट मेथड से इसको सॉल्व किया है। क्वेश्चन 33 देखिए, लेट a इज इक्वल टू r माइनस 3 एंड b इज इक्वल टू r माइनस a। फाइंड द वैल्यू ऑफ a सच दैट जो f है वो a टू b हमें एक फंक्शन दे रखा है, इज ऑन टू, मतलब ये ऑन टू है, तब आप इसकी क्या वैल्यू निकाल दीजिए, इस a की वैल्यू निकाल दीजिए कि जो b है इसमें जो a है ये क्या होगा। तो आप समझें कि हम क्या करेंगे, fx को हमने मान लिया y के इक्वल, यानी कि जो यहाँ पे x माइनस टू है अपॉन x माइनस 3 ये y के इक्वल हो गया। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आया x माइनस टू इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 3, यहाँ पे इस तरीके से आ गया। अब यहाँ पे x माइनस टू, इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए यहाँ पे, तो यहाँ पे हो गया दैट इज़ x माइनस टू अपॉन एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू वाई माइनस का 3y। इधर ले आएंगे तो x माइनस एक्स वाई, ये प्लस का 2 माइनस 3y, दोनों में से हम यहाँ पे आपका x कॉमन ले लेंगे, तो 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 3y। अपॉन में ले आएंगे x इज इक्वल टू 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस वाई।
यहाँ पे आपके पास डोमेन है A और यहाँ पे कोडोमेन है B। आप समझें कि यहाँ फंक्शन ऑन टू कब होता है, जब यहाँ की हर एक y के लिए आपको x मिल जाए और जो a है उसमें केवल 3 नहीं है और उसके अलावा सारे रियल नंबर्स प्रेजेंट हैं। आप समझें कि अगर हम यहाँ पे y की वैल्यू 1 ले लें, फॉर y इज इक्वल टू 1, जो x है आपका वो a के अंदर नहीं होगा, क्योंकि 1 रखेंगे तो नॉट डिफाइंड, जो आपका a के अंदर नहीं है, सो आपका जो y है वो 1 नहीं हो सकता, विच इंप्लाइज y इज नॉट इक्वल टू 1। यानी कि आप इसकी रेंज यहाँ पे लिखेंगे तो रेंज सारे रियल नंबर हो जाएंगे, उसमें केवल 1 आपका प्रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि 1 के लिए आपकी जो वैल्यू है वो नॉट डिफाइंड होगी, कोई प्री इमेज नहीं मिलेगी। हम ये जानते हैं कि जब जो रेंज और कोडोमेन है वो इक्वल हो जाए तभी हमारा जो फंक्शन है वो क्या होता है, ऑन टू होता है। यहाँ पे रेंज आई है r-1 और वहाँ पे दे रखा है r-a। क्योंकि ये फंक्शन ऑन टू है तो ये दोनों इक्वल होंगी, दैट मीन्स जो a है वो आपका क्या होगा यहाँ पे, विच इंप्लाइज जो a है वो आपका 1 यहाँ पर होगा। ये पॉइंट आपको माइंड में रखना है। इसके बाद वो कह रहा है चेक वेदर द गिवन फंक्शन इज 1 1 और नॉट। तो हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे 2 पॉइंट लेंगे, दैट इज x1, 2 वैल्यूज, इसकी इमेज मिलेगी fx1, इसकी इमेज मिलेगी fx2। फिर हम बोल देंगे कि fx1 और fx2 दोनों एक हैं और यहाँ से फिर रिजल्ट निकालेंगे कि x1 x2 भी एक हैं, तो फिर हर एलिमेंट की इमेज यूनिक हो जाएगी और फिर हम कह देंगे कि द फंक्शन इज 1 1। तो हम यहाँ पे 4 1 1 इसे कर रहे हैं। लेट x1, x2 बिलोंग्स टू a सच दैट कि जो fx1 है वो आपका fx2 के इक्वल है। fx1 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3। यहाँ पे x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 x2 माइनस 3x1 माइनस 2x2 प्लस 6। यहाँ पे x1 x2 माइनस 2x1 माइनस का 3x2 प्लस का 6 से 6, x1 x2 से x1 x2, ये हो गया माइनस का 3x1 प्लस का 2x1 माइनस का 3x2 प्लस का 2x2 माइनस x1 इज इक्वल टू माइनस x2। सो यहाँ से विच एम्प्लाइज की जो x1 है वो x2 के इक्वल आ गया। यानी हमने fx1 को fx2 के इक्वल लिया, x1 x2 के इक्वल आ गया, सो f इज 1 1। हमें 2 क्वेश्चन पूछ रखे थे यहाँ पे। पहला तो वो कह रहा था कि जो फंक्शन है वो ऑन टू है तो इस a की वैल्यू बता दीजिए। हमने इसकी रेंज निकाली, जो मिली हमें r-1, यानी जो 1 है वो एक्सक्लूडेड पॉइंट होगा। रेंज और कोडोमेन इक्वल होती है तब फंक्शन हमारा ऑन टू होता है, यानी कि जो r-1 है r-a के इक्वल होगा, तो यहाँ से जो a है वो 1 नहीं हो सकता आपका, मतलब 1 होगा। जो यहाँ a लिखा हुआ है इसकी वैल्यू 1 होगी। आफ्टर दैट वो कह रहा है कि चेक करो कि जो फंक्शन है वो 1 1 ऑन टू है, 1 1 है या नहीं है। तो हमने चेक किया तो x1 x2 के बराबर आया, दैट मीन्स जो फंक्शन है वो 1 1 हमारा यहाँ पर प्रेजेंट है। नाउ क्वेश्चन 35 देखिए, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बिटवीन द कर्व y इज इक्वल टू रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर एंड द लाइन्स एंड द एक्स एक्सिस। तो पहले तो हम उस कर्व को देखते हैं कि वो कर्व है क्या आपका। यहां पे द गिवन कर्व इज, जो गिवन कर्व है वो क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। इस दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको इधर ले आए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, इसको नाम दें फर्स्ट। आप यहाँ पे समझें कि ये एक सर्कल है, विच इज अ सर्कल
which is a circle having center 0 0 at origin and, या फिर 0 0 लिख दिया तो origin ही हो गया, and radius यहाँ 2 का स्क्वायर एंड रेडियस 2, इसकी जो रेडियस है वो 2 है आपकी। आप समझो, अब अगर हम इसका फिगर बनाएंगे तो वो किस तरीके से होगा। सेंटर यहां पर है तो सर्कल कुछ इस तरीके से आपका बन जाएगा। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो 2,0, ये -2,0। अब वो कह रहा है कि जो लाइन है वो x इज इक्वल टू -1 कहीं यहां पे होगा और 1 यहां पे होगा, तो x इज इक्वल टू -1 लाइन ऐसे पास होगी और ये x इज इक्वल टू 1 लाइन इस तरीके से पास होगी। वो कह रहा है कि आप एरिया निकाल दीजिए इन दोनों लाइन, इस सर्कल और x एक्सिस के बीच में, दोनों लाइन x एक्सिस और सर्कल के बीच का एरिया ये बन रहा है, दिस वन। अब इसको ना पूरा लिमिट लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम यहाँ 0 to 1 लिमिट ले लें और सर्कल के नीचे वाले एरिया को निकाल लें तो ये एरिया मिल जाएगा, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 0 to 1 हम लिमिट ले रहे हैं और y के नीचे वाला y ऑफ सर्कल dx उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा एरिया मिल जाएगा। 0 से 1 और y ऑफ सर्कल तो निकला हुआ है 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। हम यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे कि √a² माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है x/2। एक बार तो ये सेम टर्म आएगी, फिर उसके बाद a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस c। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, 2 को तो बाहर रखना है, x/2 सेम टर्म आ गई 4 माइनस x², a² यानी 4/2 साइन इनवर्स x/a यानी x/2 0 से 1। अब पहले तो आप यहाँ पे 1 रखोगे अपर लिमिट को, तो यहाँ पे आ गया 2 इंटू अपर लिमिट रखी 1 दैट इज 1/2 और 4 माइनस 1 का स्क्वायर इज √3 प्लस यहाँ पे आया 2 साइन इनवर्स 1/2 माइनस 0 को आप रखोगे तो 0 यहाँ रख जाएंगे तो पूरा 0 प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स 0, ये वैल्यू आ रही है 2 इंटू √3/2 प्लस 2 साइन इनवर्स। साइन जो है वो 1/2 किस पर होता है, साइन 1/2 होता है हमारा दैट इज 30 पर, तो इसको लिख सकते हैं हम साइन π/6 माइनस, इसके बाद यहाँ पे 2 साइन इनवर्स और साइन होता है 0 पर यानी साइन 0 लिख सकते हैं ऐसे। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, ये तो 0 बच गया, 2 इंटू 0 इज 0, यहाँ पे 2 √3/2 प्लस 2 इंटू π/6, ये हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। अब इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू √3/2 प्लस 2 इंटू 2π/6, 2 से 3 टाइम्स कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, सो √3 प्लस 2π/3 स्क्वायर यूनिट्स हमारे पास ये जो एरिया है वो आ जाएगा। आप समझे, एरिया को निकालने के लिए हमने पहले इसका एक रफ स्केच बनाया, आफ्टर दैट हमने 0 से 1 लिमिट ली। आप चाहते ना तो इसको ऐसे भी कर सकते थे कि -1 से 0 लिमिट ले ली, -1 से 1 लिमिट ले ली y ऑफ सर्कल dx, फिर इसको ना आपको 2 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं थी, बट हमने ना एक लिमिट को 0 रखा। 0 रखने से थोड़ी कैलकुलेशन स्मूथ हो जाती है, उसको सॉल्व करना आसान हो जाता है क्योंकि एक वैल्यू तो डेफिनेट 0 बन जाती है। तो इसलिए हमने 0 से 1 लिमिट ली और फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें जो रिक्वायर्ड एरिया है वो √3 प्लस 2π/3 स्क्वायर यूनिट्स यहाँ पे आ रहा है।